नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका हिस्ट्री टीचर रणधीर चौधरी अनअकैडमी डिजिटल लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार सभी फटाफट इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप जितने ज़्यादा जुड़ोगे यहाँ पर क्लासें उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी। कल कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर मैराथन क्लास लगाओ, ये छोटी है, तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय दो, 5-4 दिन रुको। हाँ, हम यहाँ पर प्रॉपर अभी राजस्थान पुलिस ही सबसे हाईलाइट एग्जाम हो रही है, क्योंकि सबसे पहले यही होगी, उसके बाद में पटवार की भी एग्जाम होगी, रेट वगैरह की भी एग्जाम्स होगी, तो उनके ऊपर बाद में फोकस करेंगे। सबसे पहले अभी हम राजस्थान पुलिस के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। तो कल हम इसी चौहान वंश में बातें कर रहे थे। बात का आपको पता है, मैंने आपको बताया था कल कहां तक बात चली थी हमारी। कल मैं आपको बता रहा था कि कौन सा शासक पढ़ाया था मैंने आपको कल, अर्णोराज चौहान। इन्हीं अर्णोराज चौहान में मैंने आपको क्या बताया था, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था कि अर्णोराज चौहान जो है 1150 में इनका पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। वो अर्णोराज चौहान की हत्या कर देता है और जगदेव चौहान जो है ये बनता है चौहानों का पहला पितृहंता शासक। पितृहंता जानते हो आप? पितृहंता वह जो अपने पिता की हत्या करके शासक बन जाता है। तो जगदेव है चौहानों का पहला पितृहंता। इससे पहले मैंने चौहानों में जितने भी नाम गिनाए जिन जिन शासकों के, उनमें से मैंने आपको किसी भी शासक के बारे में यह नहीं बताया है कि इसने अपने ही पिता की हत्या की थी। पहली बार बता रहा हूं कि जगदेव ने अपने ही पिता की हत्या की थी और जगदेव बनता है 1150 में शासक। और इस जगदेव का शासन काल रहता है दोस्तों 1153 तक। 1153 में जगदेव की निसंतान मृत्यु हो जाती है, इसके कोई औलाद नहीं थी। अब ये बताओ, जिसके स्वयं की संतान नहीं हो उस शासक की अगर मृत्यु हो गई तो उसकी जगह शासक कौन बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए, उसकी जगह शासक बनता है या तो उसका कोई दत्तक पुत्र लिया हुआ है, तो दत्तक इसने ले नहीं रखा था, यानी कि इसकी जगह शासक बनेगा इसी जगदेव का छोटा भाई। जगदेव चौहान का छोटा भाई कौन है उसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक वहीं से शुरू होगा। एक बार आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप चैनल को सब्सक्राइब कम में कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नियमित रूप से प्रत्येक कक्षा का नोटिफिकेशन मिले, ना केवल मेरी क्लास का, इस पर जितने भी अध्यापक अनअकैडमी की कक्षाएं लेंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा पूरा कोर्स, विस्तृत कोर्स खरीदना चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके प्लस कोर्स में जाकर के आप आरपीएससी सिलेक्ट करके मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको कोर्स परचेज करते समय एक रेफरल कोड पूछा जाएगा और उस रेफरल कोड में आप अगर रेन 10 लिखते हो, रेन और 10 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है, रेन 10 लिखते हो तो आपको जितनी फीस बताई जा रही है उसमें से 10% छूट मिलेगी, 10% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा आपकी फीस में। अब चलते हैं दोस्तों आगे। हम आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो शासक है वो है विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। कई कह रहे हैं आप में से कि सर बोर्ड पे पढ़ाओ, यहाँ पर वो मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा नहीं लेना है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो। पढ़ाई, एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है, आप तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताया कीजिए। ठीक है, लाइक किया कीजिए और शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो विग्रहराज चतुर्थ, इनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जगदेव की मृत्यु होती है तो अर्णोराज चौहान का छोटा पुत्र कौन शासक बनता है? विग्रहराज चतुर्थ। आगे बात समझ में दोस्तों। आप देखो, इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम है बिसल देव। क्या नाम है दोस्तों? बिसल देव। अब इसमें ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है दिल्ली के चौहान राजवंश का संस्थापक। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? दिल्ली के चौहानों का संस्थापक। यहां से एक नया क्वेश्चन उठ रहा है आपके सामने। मैंने आपको सबसे पहले बताया सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन? फटाफट उत्तर दीजिए, देखिए कमेंट में। सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो आपको पता है, बता रखा है मैंने आपको, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन?
वासुदेव चौहान। फिर अगला प्रश्न आया था हमारा कि सांबर से यही चौहान आगे अपना अधिकार प्रारंभ करते हैं, अपना शासन प्रारंभ करते हैं, कहां से? अजमेर से। तो अजमेर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बताइए फटाफट, कमेंट फास्ट। तो ध्यान रखना कौन है? अजय राज या अजय पाल चौहान, जिन्होंने 1113 में अजमेर बसाया था। आगे बात समझ में। आप देखो, इन्होंने जिस समय दिल्ली पर अधिकार किया उस समय दिल्ली पर शासन हुआ करता था तोमर जाति के राजपूतों का। तोमरों को वहां से हटाते हैं और उनको हटाने के पश्चात बिसल देव वहां पर चौहान राजवंश की नींव डालते हैं और इस प्रकार से राजस्थान के जो राजपूत शासक हैं, जो राजपूत शासक जातियां हैं, उन राजपूत शासक जातियों के बारे में यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न उठेगा, क्योंकि इस समय तक जाते जाते, मध्यकालीन इतिहास में जाते जाते दिल्ली को माना जाता है पूरे भारत का केंद्र दोस्तों। यानी कि जो कोई दिल्ली का शासक होगा वो पूरे भारत का सर्वोच्च शासक माना जाता था, एक सार्वभौम शासक मानते थे, उसको चक्रवर्ती शासक कहा करते थे। तो अब दिल्ली पर शासन हो गया बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ का। ये जाति से हैं चौहान राजपूत। तो इस प्रकार से राजस्थान के राजपूतों में वो जाति जिसने संपूर्ण भारत की सत्ता को हासिल किया था, तो वो जाति कौन सी थी? चौहान जाति थी। ये राजस्थान का इतिहास सूरवीरों से भरा पड़ा है। यहाँ के कण कण में आपको पृथ्वीराज, कण कण में बिसलदेव, कण कण में महाराणा प्रताप मिलेंगे। आज भी वही सूरवीरता बसती है हमारे यहाँ पर, बस ढूंढने वाला चाहिए। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है, इनकी सबसे बड़ी उपाधि है कवि बांधव। दोस्तों परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया कवि बांधव से। इन्हें कवि बांधव क्यों कहा जाता है? कवि बांधव का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, कवि बांधव का दोस्तों मतलब होता है विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इन्हें कहा गया था कवि बांधव। परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है कि किस शासक को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताइए, आप समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लाइक्स भी बहुत उससे भी कम है। भाई कमेंट और लाइक करने में तुम्हारी कौन सी कंजूसी है? फीस थोड़ी लगती है उनकी, ठीक है? तो वो ध्यान रखो, आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं। आप इन उपाधियों को याद रख लेना, ये तीनों चीज याद रख लेना आप। विग्रहराज चतुर्थ जो है दिल्ली के चौहान राजवंश के संस्थापक हैं। फिर इन्होंने दिल्ली से तोमरों को हटाकर दिल्ली पर चौहानों की सत्ता स्थापित की थी। इनके पास एक उपाधि है और उपाधि का नाम है क्या दोस्तों? कवि बांधव। इन्हें कवि बांधव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। अब आगे देखो, अब मैं अभी चर्चा कर रहा हूं आपके साथ कि ये विद्वानों के आश्रयदाता हैं। तो विद्वानों के आश्रयदाता हैं, तो इन्होंने किन विद्वानों को संरक्षण दिया था? तो इसमें ध्यान रखना, इनके दरबार में सर्वाधिक चर्चित दो विद्वानों के नाम आपके सामने दिख रहे हैं। पहला विद्वान है सोमदेव। इन सोमदेव ने एक रचना लिखी है, रचना है ललित विग्रह राज। क्या लिखा है इस ललित विग्रह राज में? तो इस ललित विग्रह राज में है प्रेम कहानी। इस ललित विग्रह राज में है प्रेम कहानी। किसकी प्रेम कहानी? तो प्रेम कहानी है स्वयं बिसलदेव की। बिसलदेव का एक राजकुमारी के साथ प्रेम प्रसंग का सेटिंग हो रखी और बिस सेटिंग का चक्कर का ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी गई। वो ध्यान राम ग्रंथ लिखी जाए प्यार कर्मा। तो इस प्रेम के चक्कर में ये रचना लिखी थी सोमदेव ने। अब मेरा आपसे प्रश्न है, कमेंट में बताना, अगर नहीं बता पाए तो कल तो मैं बताऊंगा या आपको रिकेप करवाऊंगा। तब बिसलदेव के कहां की और किस नाम की राजकुमारी के साथ प्रेम संबंध थे जिसके कारण यह रचना लिखी गई? ये कल्चर के इतिहास, कल्चर की दृष्टि से, सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए, एग्जामिनर आपको भटकाने के लिए मुद्दे से कैसा भी प्रश्न बना सकता है। दूसरे विद्वान इनके दरबारी है, उनका नाम है नरपति नालय।
नरपति नालय जो है इन्होंने रचना लिखी है। इनकी रचना का नाम है दोस्तों बीसलदेव रासो। इस बीसलदेव रासो में पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। किसके बारे में? बीसलदेव के साम्राज्य विस्तार के बारे में, उनकी प्रशासनिक दृष्टिकोण के बारे में। तो ये इनके दरबार के प्रमुख विद्वान थे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? कमेंट करो तो आप, तब मेरे को पता भी चले कि आपके समझ में आ रहा है, आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है। और लाइक्स तो आपके बिल्कुल बढ़ते नहीं है, शेयर आप करते नहीं हो, सब्सक्राइब वाला भी मामला अटक कर बैठा है। जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरी जानकारी चाहिए। देखो मैं आपको कितने आराम से, प्यार से एक एक चीज विस्तार से बता रहा हूं। अगर इससे ज्यादा विस्तार से आपको मिले तो मुझे बता दें कि सर वहां मिल गया था इससे ज्यादा विस्तार। और अगर इसी तरह से पूरा विस्तार से पढ़ना है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें प्लस कोर्स में जाकर कोर्स परचेज कीजिए। और वहां पर कोर्स परचेज करते समय रेफरल कोड अगर आप रेन 10 लगाते हो, रेन और 10 के बीच में कोई स्पेस नहीं, कंटिन्यूअस है, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। आप देखो बात, यहां से ध्यान से सुनना इस बात को। अभी अभी मैंने एक बात कही थी कि बीसलदेव विद्वानों के आश्रयदाता थे, विद्वानों को संरक्षण दिया करते थे, इसलिए उन्हें कवि बांधव कहते हैं। अब देखो, एक आपने मारवाड़ी में कहावत है कि मूर्ख ने टक्को दे देना चाहिए, अकल नहीं देनी चाहिए। आई बात समझ में? तो विद्वानों को संरक्षण केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो खुद विद्वान है। आगे बात समझ में आपकी? यानी कि बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ खुद पढ़े लिखे थे, उनकी शिक्षा में रुचि थी, इसी कारण उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया था। इन्हीं बीसलदेव के द्वारा एक रचना लिखी गई है दोस्तों। इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है हरिकेली। ये हरिकेली जो है एक नाटक है, ये याद रख लेना। ये हरिकेली नाटक किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस हरिकेली नाटक को लिखने वाला विद्वान कौन था? तो इसको लिखने वाला विद्वान था दोस्तों कौन? बीसलदेव। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। यह हरिकेली नाटक आपको वर्तमान में कहां से प्राप्त होगा? तो वर्तमान में इस नाटक के अंश आपको पढ़ने हैं। तो इस नाटक का आधा भाग लिखा गया है कहां पर? अजमेर में एक इमारत है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि एक मस्जिद भी है। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इस 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर इसका आधा भाग लिखा हुआ है 1/2। तो आधा भाग कहां पढ़ने जाए गुरुजी ये बताइए? तो इसका आधा भाग अगर आपको पढ़ना है तो लंदन का एक शहर है जिसका नाम है ब्रिस्टल। इस ब्रिस्टल में हमारे आधुनिक भारत के निर्माता जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, महान समाज सुधारक, इन्हीं राजा राम मोहन राय की समाधि बनी हुई है ब्रिस्टल लंदन में। और उस समाधि पर लिखा गया है इस हरिकेली नाटक का आधा भाग। कल मैंने एक छोटी सी चर्चा की थी इस हरिकेली नाटक के बारे में। कहां पर की थी, क्या की थी, मैं पूरी बता चुका हूं। आप दोबारा रिकेप करवाइए, आप मेरे को आप बताइए कि आपने इस जगह बताया था, मैंने इससे संबंधित एक मुद्दा बताया था कि फलानी जगह पर हरिकेली नाटक के 51 श्लोक लिखे हुए। कहां पर लिखे हुए बताइए दोस्त, बताओ फटाफट, कमेंट फास्ट। पढ़ना लिखना तो आपको है नहीं, सुनो दोबारा से। इसी हरिकेली नाटक के 51 श्लोक मैंने बताया कि बिजोलिया शिलालेख पर भी लिखे हुए हैं, जो सोमेश्वर चौहान के समय में लिखवाया गया था। अभी सोमेश्वर पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, करेंगे उनके ऊपर भी चर्चा। अब देखो, विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव जो है खुद विद्वानों के आश्रयदाता भी हैं, खुद विद्वान भी है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। आप अभी इनके बहुत से काम और बताऊंगा। चौहानों का विस्तार इन्होंने इतना किया कि अजमेर से उठ के सीधे दिल्ली पर अधिकार कर लिया, पूरा भारत अपने नियंत्रण में, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। और इसी कारण यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, किस चौहान का
शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। राजस्थान पुलिस वालों संभल के रहना, वहां से बच गए तो पटवार में पक्का आ जाएगा ये प्रश्न। ये मैं कह रहा हूं, मुझे यहाँ पर बहुत खतरा दिखाई दे रहा है इस बार इस प्रश्न के लिए। अछूता प्रश्न रहा है परीक्षाओं में, बहुत से प्रश्न ऐसे आएंगे जो अछूते रहते हैं। मात्र 20 से 25% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन अछूते क्वेश्चन आते हैं और आपको लगता है पेपर बड़ा हार्ड आया। पेपर बड़ा हार्ड नहीं आया था। आप क्या करते हो, ज्यादातर ध्यान किस पे रखते हो, परीक्षा के कुछ समय पहले बाजार से उठा लाते हो कचरा और पुरानी पेपर ही पेपर पढ़ते हो और उन पुरानों में से तो 10 से 20% रिपीट हो जाएगा। नए कहां से लाओगे, अपने नोट्स बनाओ, उनमें से पढ़ो, उनको पढ़ करके अपने आधार पर क्वेश्चन बनाओ। नहीं बनाए जाए तो मैं बता रहा हूं एक एक बिंदु में उनको ध्यान से सुना करो, उस आधार पर क्वेश्चन बनाया करो। तो आ गई बात समझ में आपको, ठीक है। यह है बीसलदेव चौहान का या विग्रह राज चतुर्थ का शासनकाल, जिसे कहा जाता है चौहान शासकों का स्वर्ण काल। दोस्तों यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। जो कुछ नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं, यह आज चौथी क्लास हो रही है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बाकी के चौहान वंश के स्टार्टिंग से आपको पूरे वीडियोज इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको कंप्लीट मैटर मिलेगा दोस्तों। तो ये था यहां तक का मैटर, हो गया ये मुद्दा आपका, ठीक है। अगर पूरा विस्तार से आपको पढ़ना है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहां से प्लस कोर्स परचेज करना है। कोर्स परचेज करते समय रेफरल कोड में REN10 लगाओगे तो मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर सकता हूं कि आपको 10% की ऑटोमेटिक छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा जितनी फीस आपकी दिखाई गई है उसमें से। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, इन्हीं बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो निर्माण कार्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। देखो, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में एक नाटक लिखा था, संस्कृत भाषा के विद्वान है विग्रहराज चतुर्थ। आ रही है ना बात, तारे समझ में, बार बता रहे हो था ने कि नाटक लिखो है एक दरबार में विद्वान भी है। तो वो आदमी खुद विद्वान है, दरबार में विद्वान रखे, तो इनका दिमाग में एक विचार आयो कि क्यों ना आसपास के क्षेत्र में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। और इसी कारण इन्होंने एक संस्कृत स्कूल खुलवाई, सरस्वती संस्कृत कन्या पाठशाला, है ना, कन्या मत कराना, कंठावरण पाठशाला इसका नाम है। कहां पर बनवाई थी इसको? अजमेर में। निर्माता कौन हो गया? बीसलदेव। बीसलदेव नहीं याद रहे तो दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं आए बीसलदेव तो कौन हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। आई बात समझ में? इस सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का वर्तमान स्वरूप क्या है? यही सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला आजकल कहलाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो क्या हो गया, ये क्या लफड़ा हुआ? तो आगे देखना, 1192 में चौहानों से अजमेर की सत्ता हाथों से निकल जाएगी। हाथों से सत्ता छीनने वाला होगा एक तुर्क आक्रमणकारी लुटेरा मोहम्मद गोरी, और उसी मोहम्मद गोरी का सेनापति या उसका गुलाम, उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक इस सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को दोस्तों तुड़वा देता है और तुड़वा करके इसका स्वरूप चेंज करता है और स्वरूप चेंज करके इसे रूप प्रदान करता है किसका? मस्जिद का। और मस्जिद का रूप प्रदान करके इसका नाम रख देता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है। इससे पहले राजस्थान में कोई मस्जिद नहीं थी और यही राजस्थान का पहला मदरसा है। इससे पहले राजस्थान में कोई मदरसा भी नहीं था। आगे बात समझ में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कब तुड़वाया? तो याद रख लेना 1194 से 99 के मध्य। फिक्स समय नहीं है कहीं भी इसका लिखा हुआ, परंतु इन 5 सालों में इसने तुड़वा दिया था और तुड़वा के इसको मस्जिद का स्वरूप दे दिया और इसका नाम रख दिया 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब बात यह है कि इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? बताओ, देखिए कोई आप में से बता सकता है कि इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहने का कारण क्या है? शाबाश, मुझे उम्मीद है आप जो सोच रहे हैं वो कमेंट में मत लिख देना वरना बुरा हो जाएगा काम। आपके दिमाग में यही चल रहा है कि सर ये इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिन में हो गया था।
कभी जाके देख लेना, इतनी विशाल इमारत 2.5 दिन में नहीं बन सकती। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। पंजाब का शाही पीर है जिनका नाम है पीर पंजाब साहिब बाबा। उन पीर पंजाब साहिब बाबा का यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसी कारण इस इमारत को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये याद रख लेना, ऐसे दिमाग में घुसा लेना, कहीं कोई पूछे तो ये मत बता देना, बेइज्जती करवा लोगे अपनी। और बियांस देखो कहीं है आपने के फर्क पड़े बेइज्जती ऊपर भी, बेइज्जती बिक हुए जिसके थोड़ी बहुत इज्जत हुई। आप देखो इन्हीं के निर्माण कार्य में आपको बताता हूं, बिसलदेव चौहान ने टोंक जिले में, कौन से जिले में दोस्तों? टोंक जिले में यह एक गांव बसाया है। इस गांव का नाम है बिसलपुर गांव। सबको पता होगा, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ गांव है। और इस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जल की। और इस समस्या को समाप्त करने के लिए गांव में जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए बिसलदेव ने क्या करवाया? इस गांव से जा रही थी एक नदी गुजर रही है जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, बनास नदी। इस बनास नदी को रोककर इसके ऊपर दोस्तों बना दिया बांध। और इसी बांध को आजकल आप कहते हो कौन सा बांध? बिसलपुर बांध। ये वही बिसलपुर बांध है जिससे जयपुर, अजमेर, नागौर, टोंक जैसे कई जिलों को जलापूर्ति, पेयजल की जलापूर्ति करती है। वर्तमान में राजस्थान सरकार पेयजल जलापूर्ति के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है बिसलपुर बांध। तो इस बिसलपुर बांध का निर्माण किसने करवाया था? बिसलदेव ने करवाया था। इस बिसलपुर बांध के पास में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों गोकर्णेश्वर की पहाड़ी। ऐसी मान्यता है कि जो रामायण का विलेन है, रामायण तो जानते हो ना, रामायण का विलेन कौन है? रावण। उस रावण ने इसी पहाड़ी पर बैठ करके तपस्या की थी। आ रही है या नहीं आ रही है मेरी बात आपके समझ में? अगर समझ में आ रही है तो फटाफट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना दोस्तों, अगर आपकी ये बात समझ में आ रही है और आप पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हो मेरे कोर्स को, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर प्लस कोर्स परचेज करते समय एक कोड पूछा जाएगा, रेफरल कोड, जिसका नाम है REN10, वो शामिल है तो आपको फीस में 10% की छूट भी मिलेगी और मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स भी आपको मिलेगा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं हम। आगे यहां पर मैं आपको 2 नाम लिखे हुए हैं, इनके ऊपर चर्चा करता हूं। क्या है ये मैटर, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, शुरू से देखना। एक बार मैंने क्या बताया है, बिसलदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा है, ये देखो आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब से कब तक रहा है? 1153 से 1163। अब चलते हैं उसी बिंदु पर अपन। 1163 में, कौन सी साल में? 1163 में मृत्यु होती है किसकी? बिसलदेव चौहान की। किनकी मृत्यु होती है दोस्तों? बिसलदेव चौहान की। और बिसलदेव चौहान की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा अपर गांगेय शासक बनता है। और अपर गांगेय का शासनकाल बहुत ही अलग कालिक था, लगभग 1.5 साल का शासन था। तो उसके पश्चात अपर गांगेय का छोटा भाई पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनता है। और पृथ्वीराज द्वितीय का भी अंत हो जाता है 1166 में। ये पृथ्वीराज द्वितीय है दोस्तों, तृतीय नहीं है, आपके कंफ्यूज हो जाए। पृथ्वीराज द्वितीय 1166 में मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके पश्चात बिसलदेव के कोई संतान नहीं बचती। एक नाम मिलता है, एक बेटा मिलता है बिसलदेव का, जिसका नाम है नागार्जुन। परंतु ये तो मात्र 6 महीने का था नागार्जुन। अब 6 महीना का टाबर ने राजा बना सके और इन राजा बना दियो तो राजपाट साल जाएगा के। और चौहानों में उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया और अंदर ही अंदर दबे खाने से बातचीत चलने लग गई कि चौहान तो समाप्त हो गए सारे के सारे, क्योंकि नागार्जुन शासक बन नहीं सकता। कहानी हमारी शुरू कहां से हुई? अर्णोराज से। देखो अर्णोराज के सबसे बड़ा बेटा कौन?
अर्णोराज का सबसे बड़ा बेटा कौन? जगदेव। जगदेव मर गया कब? 1153 में। जगदेव की मृत्यु के पश्चात अर्णोराज का बेटा बनता है शासक कौन सा? बिसलदेव। बिसलदेव की मृत्यु होती है दोस्तों कब? 1163 में। तो कोई दिक्कत नहीं आई, शासन आगे बढ़ गया। कौन आगे? अपरगांगे। और अपरगांगे की मृत्यु होती है तो अपरगांगे का छोटा भाई शासक बन गया कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। परंतु अब संकट आ गया, अब किसे शासक बनाए? और अंदर ही अंदर दबे खाने से बातचीत चल रही है कि चौहान तो समाप्त ही हो गए। अब शासक किसे लाए? संकट आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो इस संकट का समाधान बताता हूं। अर्णोराज के 2 बेटे नहीं थे दोस्तों। अर्णोराज के 2 बेटे नहीं थे। एक बेटा और है, ना आपको पता है, न अजमेर में और किसी को पता है, न दिल्ली में किसी को पता है। कोई बूढ़ो डोकरो है, एक आधो बिन पत्तो है, क्योंकि मैटर पहली कोई बिगड़े है। गुजरात का शासक है चालुक्य राजवंश का, नाम है जयसिंह सिद्धराज। इस जयसिंह चालुक्य के और अर्णोराज के आपस में बहुत भयंकर लड़ाई है, जयसिंह के और अर्णोराज के। और दोनों में साम्राज्य विस्तार को लेकर आए दिन संघर्ष होता है। आखिरकार हार थककर जयसिंह ने मजबूर होकर के एक कदम उठाया कि रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है मित्रता कर लेने में फायदा है, अपना भी नुकसान हो रहा है, अपन कोई कुछ कर भी नहीं पा रहे। और इसलिए यही जयसिंह चालुक्य अर्णोराज के पास प्रस्ताव भिजवाता है किसका? विवाह का। और क्या प्रस्ताव भिजवाता है कि अर्णोराज अगर तू मेरे साथ लड़ाई बंद कर दे तो तेरो ब्याह करवा दे। और इस टाइम पर अर्णोराज था काले नाम अखंड कुंवारो और ब्याह को नाम योजना अर्णोराज बोलो जे ब्याह करवा दे तो तू लड़ाई की कहीं बात करे, मैं जुमारी ले बनाऊं तेरे कन लड़बानी क्यों आऊं। अब यही हुआ यहां पर। जयसिंह ने समझौता करते हुए अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह करवा दिया किसके साथ? अर्णोराज के साथ। विवाह के साल 2 साल बाद में फिर से कोई मनमुटाव हो गया जयसिंह और अर्णोराज के। और इस बार मनमुटाव इतना खतरनाक हो गया कि अर्णोराज चौहान को आया गुस्सा, और गुस्सा आने पर अर्णोराज ने इसके साथ सारे संबंध विच्छेद कर लिए। ये वाला सिस्टम भी बोले उठा तेरा ताम तुमड़ा और रवाना हूं 28 यहां से रवाना हो। इस कांचन देवी के एक पुत्र हो रखा था, इस कांचन देवी के एक पुत्र हो रखा है, तो वो पुत्र भी वापस चला गया कांचन देवी के साथ अपने नाना जयसिंह चालुक्य के यहां। अब देखो इस घटनाक्रम को, ये घटनाक्रम है कब का? 1133 से पहले का, 1133 से 50 के बीच का। ठीक है दोस्तों। और आज आ रही है बात 1166 में। तो 1150 से 1166 में तो बात होगी 16 साल, और हो सकता है 50 में थोड़ा मृत्यु के समय थोड़ा किया होगा। 1140 के आसपास का है तो 26 साल हो गए लगभग। ये 25-30 साल पुरानी बात है, किसी को पता तो रहेगा नहीं। तो सबके यही हो गया कि चौहानों का तो उत्तराधिकार संकट आ गया, इनका तो काम तमाम होने वाला है। अब क्या होता है, कोई ठेका दो बूढ़ो डोकरो हो दरबार के मार, वो बोलो रे हाल सारा को नहीं सल्टिया, एक बाकी है बोलो, अभी तो एक बचा हुआ है इनमें से। वो कौन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, वो पुत्र। उससे पहले ये बताइए अखाने खसीक लगी कि समझ में आ रही को नहीं आ रही। अगर समझ में आ रही तो लाइक ठोको फटाफट, जितना लाइक करोगा आई बात समझ में, जितना सब्सक्राइब करोगा, जितना ज्यादा शेयर करोगा, जितना ज्यादा कमेंट करोगा, भी तो मैं मोटिवेट होऊंगा। क्लास भी लंबी चलेगी, यानी की क्लास को ऑन बोर्ड की क्लास भी शुरू करूंगा,
परंतु ध्यान होना चाहिए, एक अध्यापक कभी भी खुद अध्यापक नहीं बनता है, स्टूडेंट ही उसे एक अच्छा अध्यापक बनाते हैं। मैं मेरी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, परंतु थे मना के गुरु जी मजो आएगा पढ़वा, जना में और ज्यादा मोटिवेट हो और बढ़िया तरीका से पढ़ा सू थे। आए रोता रोता कमेंट लिख गुरु जी पहले से मजो को नहीं आ रहे, तो पहले से तो बात यह है वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आई बात समझ में? कई कई गुरु जी फीलिंग को नहीं आए, तो फीलिंग तो ये है बेटा, वो फीलिंग दिल में हो, गानों कौन सुनो तो फीलिंग आता बेरिया मेरा दिल, तो वहां पर ध्यान दिया करो, फीलिंग दिल में रखा करो, समझ में आसी था। आगे देखो वो पुत्र कौन है, गुजरात में बैठा हुआ है अर्णोराज का बेटा सोमेश्वर चौहान, कांचन देवी का बेटा है। आई बात समझ में? उस लड़ाई के कारण अर्णोराज ने कांचन देवी को जब यहां से निकाल दिया था, तो कांचन देवी के साथ ये सोमेश्वर चौहान भी अपने ननिहाल चला गया था गुजरात में, वहीं पर इसका पालन पोषण हो रहा है। और यहाँ पर अजमेर के चौहान में एक जो दो बुजुर्ग दरबारी थे, उनको पता था कि अर्णोराज का एक बेटा अभी बचा हुआ है, काफी बड़ा हो चुका है उम्र में, वो शासन सत्ता को संभाले सकता है। और इसी कारण दोस्तों गुजरात से बुलाया जाता है 1166 में किसको, सोमेश्वर चौहान को अजमेर लाया जाता है। अजमेर लाकर इसका करवाया जाता है राज्याभिषेक, अजमेर और दिल्ली से मिल जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से पूरे भारत की शासन सत्ता इसके हाथों में आ गई। किसके हाथों में? सोमेश्वर चौहान के हाथों में। देखो इतना दिन तो नानीराम रोयो फिरो, कोई कदर ही को नहीं। आई बात समझ में? नानीराम कोई कदर को नहीं, अगर ननियाल में थान सबने भी पता होते, समझदार हो कितनी की इज्जत हुए, परमानेंट इजार बस जाए जत यहाँ साल 2 साल से जमाने तो बहुते लाडकोड हुए, परंतु तो बचपन से ही बैठे बैठे मामी मामा नानी नाना की छाती पर मुंह दड़े। और आज देखो ईश्वर की मेहर हुई, जना काई मेहरबानी हो रही है, सोमेश्वर चौहान जो को ननिहाल के मायने रुलतो फिर रहे है, वो सोमेश्वर चौहान सीधो दिल्ली को शासक अजमेर में बुला राज्याभिषेक करवा दियो। इन खियो जाए बिलाई का भाग को छीको टूट। आई बात समझ में था रे? आई समझ में ना? लाइक ठोको फटाफट, ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब करो ज्यादा सुन ज्यादा, जितना ज्यादा लाइक जितना शेयर जितना सब्सक्राइब आवेगा, मैं 20 साल से चाहूंगा बयान का रूटीन में आ जाऊंगा। अब थाने तो थार ली फीलिंग तो चाहिए, पर मन भी तो पहले सी फीलिंग को नहीं आ रही, थार सुन थे भी तो मन कुछ फीलिंग दे वो। अब आर थे ही क्लास में 1000 की वाचिंग आवे ना, तो मैं भाग भागर थाने तिखो ने 20 हिसाब से मारवाड़ी में पूरा अपड़ा फटकारा जगह क्लास में लगे ना, मैं पूरी कहानी सुनाऊं, प्रैक्टिस सुनाऊं, कौन मन तो यहाँ लगे 5 जना आर बैठ गा और के सुनाऊं, अन तो यही आओ, ठीक है। तो वाचिंग वगैरह बढ़ाओ। अगर आप पूरा कोर्स खरीदना चाहते हो, देखो आपको मेरे हिसाब से जहां तक मैं मानता हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन जैसा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना रात दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आरपीएससी का प्लस कोर्स खरीदिए आप, जिसमें राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित कोर्स मिलेगा। और अगर उसमें आप रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड लगाते हो REN10, अगर उस कोड का आप प्रयोग करते हो तो आपको आपकी फीस में से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको मैं फायदा दिलवा सकता हूं। अब देखो क्या करता है सोमेश्वर चौहान, कैसा इसका शासनकाल रहता है, आने वाले 11 सालों में क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम आगे। आज की ये क्लास कैसे लगी दोस्तों, आप जरूर प्रतिक्रिया दें अपनी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दे, जिन्होंने लाइक नहीं किया, जिन्होंने शेयर नहीं किया, वो अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक हर माध्यम से शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके पास में सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन दबा हुआ है, छपा हुआ है, उसको दबाओ आप, ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपको। आ रही है दोस्तों बात आपके समझ में? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट, राम राम।